सोचें, दुनिया की छत पर एक नई सर्द जंग, जी हाँ, एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है। एक ऐसी जगह जो कभी बस बर्फ ही बर्फ थी, अब दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक नया मैदान जंग बन गई है। तो आज हम बात करेंगे आर्कटिक की उस नई दौड़ की। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच तो यह है कि आर्कटिक बाकी दुनिया के मुकाबले में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। और वहां जो बर्फ पिघल रही है ना, उसका असर सीधा हम सब पर पड़ता है। मतलब दुनिया भर के साहिली शहरों के लिए समंदर की सतह ऊंची हो रही है और हमारे मौसम वो तो बिल्कुल ही गैर मुतवक्किया होते जा रहे हैं। अच्छा, ये तब्दीली कितनी बड़ी है, इसको समझने के लिए जरा माजी में चलते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 2 दहाइयां पहले की बात है। आर्कटिक साइंसदानों के लिए एक पुरअमन जगह थी, सब मिलकर काम करते थे, अमन की एक अलामत। और आज वहां जंगी जहाज हैं, फौजी अड्डे हैं, एक अखाड़ा बन चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इस ड्रामाई तब्दीली के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, मौसमियाती तब्दीली। और ये जो बर्फ पिघल रही है, ये सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं बदल रही, ये दुनिया में ताकत का तवाजुन भी बदल रही है। ये नंबर देखें, 2.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समझें कि एक पूरा का पूरा बुरे-आज़म गायब हो रहा है। अर्जेंटाइन जितना बड़ा बर्फ का इलाका पिघल चुका है और इसी पिघलती बर्फ ने नए मौके भी पैदा किए हैं और साथ ही खतरनाक झगड़ों का दरवाजा भी खोल दिया है। तो चलें जरा तफसील में देखते हैं कि ये ताउन का दौर खत्म कैसे हुआ और इस खित्ते को किन नई हकीकतों का सामना करना पड़ा। सर्द जंग के बाद ना एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। गोर्बाचोव ने इसे अमन का जोन बनाने की बात की और फिर आर्कटिक काउंसिल भी बन गई, जिसने इस ख्वाब को सच कर दिखाया। और कई दहाइयों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। ये मॉडल बहुत कामयाब था। लेकिन फिर आया साल 2022। यूक्रेन पर रूसी हमले ने इस अमन के दौर को एक झटके में ख़त्म कर दिया। और उसके जवाब में क्या हुआ? फिनलैंड और स्वीडन, जो हमेशा से गैर जानिबदार थे, वो नेटो में शामिल हो गए। और बस इस एक कदम ने आर्कटिक को सीधा सीधा नेटो और रूस के बीच एक नई सरहद बना दिया। तो इस नई हकीकत का सबसे पहला और बड़ा नतीजा क्या निकला? मिलिट्री टेंशन की वापसी, यानी फौजी कशीदगी। जरा इस नक्शे को देखें। जब फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ ना, तो आर्कटिक की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। जो सरहद कभी एक पुरसुकून शुमाली इलाका समझी जाती थी, अब वो रूस और नेटो के दरमियान 1300 किलोमीटर लंबा एक सीधा फ्रंट लाइन बन गई है। और ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है, एक्शन भी हो रहा है। रूस अपने सोवियत दौर के दर्जनों फौजी अड्डे फिर से खोल रहा है, अपने सबसे जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल वहीं टेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ नेटो भी पीछे नहीं है, वो सर्द जंग के बाद की अपनी सबसे बड़ी फौजी मशकें कर रहा है। तो ये एक खतरनाक फौजी दौड़ है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पूरे खेल में ना जोग्राफिया यानी ज्योग्राफी की बहुत अहमियत है। याद है जब साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की थी? वो कोई मजाक नहीं था, वो असल में एक बहुत वाज़ेह इशारा था कि अमेरिका के लिए आर्कटिक के अहम रास्तों और वसाइल पर कंट्रोल अपनी कौमी सलामती के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और इस खतरनाक सूरत हाल में एक नया खिलाड़ी भी आ गया है, चीन। रूस के साथ इसकी जो लामहदूद दोस्ती है, वो अब आर्कटिक तक पहुंच गई है। अलास्का के करीब इनकी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स मगरिब के लिए एक खुला पैगाम है। और इससे खतरा बढ़ जाता है कि कहीं कोई गलत फहमी किसी बड़े तसादुम की वजह ना बन जाए। अच्छा, ये तो हुई फौजी बातें। अब चलते हैं इस मुकाबले की दूसरी बड़ी वजह की तरफ, और वो है पैसा, यानी वो बेपनाह इक्तिसादी मौके जो पिघलती बर्फ की वजह से सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहला और बड़ा माशी फायदा क्या हो सकता है? आलमी तिजारत में एक इनकलाब। जरा सोचें, एक ऐसा समुद्री रास्ता जो एशिया और यूरोप के बीच सफर का वक्त हफ्तों कम कर दे। इससे अरबों डॉलर बचेंगे। यही तो वादा है नॉर्दर्न सी रूट का। लेकिन क्या ये वादा हकीकत बन सकता है? सच पूछे तो अभी नहीं। ये आदाद शुमार खुद ही सारी कहानी बता रहे हैं। देखिए, जहां सुइज कैनाल से साल में हजारों जहाज गुजरते हैं, वहीं नॉर्दर्न सी रूट से सिर्फ गिनती के चंद दर्जन। क्यों? क्योंकि वहां बर्फ का कोई भरोसा नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं, और आलमी शिपिंग में सबसे अहम चीज है भरोसा, जो आर्कटिक फिलहाल नहीं दे सकता। अच्छा, शिपिंग तो एक तरफ, इससे भी बड़ा इनाम तो बर्फ के नीचे दबा हुआ है। एक ऐसा खजाना जिस पर शायद दुनिया के मुस्तकबिल की तमाम जरूरियात पूरी हो सकती हैं। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? अंदाजों के मुताबिक दुनिया की 30% गैर दरियाफ्तशुदा गैस और 13% तेल आर्कटिक की बर्फ के नीचे हैं। आप समझ आया कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस इलाके की तरफ क्यों भाग रही हैं? लेकिन इस खजाने तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। सोचें, शदीद सर्दी, मीलों गहरी बर्फ और इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान तक नहीं।
ये उसे दुनिया की सबसे महंगी और खतरनाक जगहों में से एक बना देता है। हाँ, मगरिब के लिए ये एक मौका ज़रूर हो सकता है कि वो चाइना जैसे सप्लायर्स पर अपना इन्हिसार कम कर लें, लेकिन उसकी कीमत और ख़तरात बहुत बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं इस मुकाबले के एक और अहम खिलाड़ी की। एक ऐसा मुल्क जिसका आर्कटिक से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो वहाँ एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। देखें, चीन की हिकमत अमली बड़ी दिलचस्प है। वो अल्फाज का खेल खेलता है। वो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, यानी आर्कटिक के करीब की रियासत। हालांकि इसका करीब तरीन हिस्सा भी आर्कटिक सर्कल से 1400 किलोमीटर दूर है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इसकी एक सोची समझी कोशिश है कि वो खुद को इस खित्ते में एक लेजिटिमेट प्लेयर के तौर पर पेश कर सके। और उनका आखिरी मकसद क्या है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, चीन आर्कटिक में एक सुपर पावर बनना चाहता है ताकि वो अपने माशी और स्ट्रैटेजिक मफादात को आगे बढ़ा सके। तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो आर्कटिक की जो नई तस्वीर बनती है वो काफी गैर मुस्तहकम और खतरनाक नजर आती है। ये एक जुमला है जो सारी सूरत हाल को बयान कर देता है। 15 साल पहले कहा जाता था हाई नॉर्थ लो टेंशन, यानी बुलंद शुमाल कम तनाव, लेकिन अब ये नारा बदलना पड़ेगा। अब है हाई नॉर्थ हाई टेंशन, बुलंद शुमार शदीद तनाव, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसके असरात पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जैसे जैसे ये बर्फ पिघलती जाएगी, इस नए ग्रेट गेम की असल कीमत क्या होगी? क्या वसाइल की ये दौड़ हमारे सैयारे के आखिरी बच जाने वाले कदीम माहौलियाती निज़ामों में से एक को तबाह कर देगी, या इससे भी बुरा, क्या ये दुनिया को एक नए बड़े तसादुम की तरफ धकेल देगी? इन सवालों का जवाब फिलहाल तो बर्फ में ही कहीं दफन है।